नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान उदय के YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मेडिएवल हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो है तुर्की आक्रमण। अगर देखा जाए तो ये MPPSC के न्यू सिलेबस के हिसाब से पेपर 1 के पार्ट 1 के खंड 2 से संबंधित है। तो इसमें हम देखेंगे कि 3 नंबर में जो दे देंगे आपको कि महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तो ये 3 नंबर में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न बनता है कि तुर्की आक्रमणों के प्रभाव व उद्देश्य क्या थे, ये आ जाएगा 5 नंबर में। प्रभाव अलग से पूछ सकते हैं, उद्देश्य पूछ लिया जाएगा। साथ ही इसका बाद ये देख लेते हैं कि मोहम्मद गोरी का आक्रमण और राजपूतों के पतन के कारण, ये भी देखेंगे। इसी के साथ साथ सल्तनत काल के उदय की हल्की सी झलक भी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इस वीडियो का फॉर्मेट कुछ इस तरह रहेगा कि ये वीडियो मेंस पर स्पेशली फोकस्ड रहेगी तथा अंत में इसके प्रीलिम्स फैक्ट भी दिए जाएंगे, ताकि प्रीलिम्स का भी कोई पॉइंट ना छूटे पाए। तो चलिए और समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हुआ क्या, 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। तो 636 ईस्वी में तब मध्य एशिया पर फारसियों का शासन था। तो 636 ईस्वी में फारसियों का तख्ता पलट करते हुए अरबों ने अपना शासन स्थापित किया, जिसका प्रमुख खलीफा होता था। खलीफा एक पद था जिसे इस्लाम जगत का प्रमुख व्यक्ति माना जाता था, साथ ही पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी भी माना जाता था। तो ये खलीफा क्या करते थे कि अब इनका उद्देश्य रहता था कि अपने इस्लाम धर्म को पूरी धरती पर इसका प्रचार प्रसार करना और अपने शासन को सशक्त बनाने के लिए धन दौलत लूटना, उन्हें जोड़ के रखना। तो इसलिए वे अपने प्रतिनिधि अपने पास के देशों में भेजते थे, वहाँ आक्रमण करवाते थे, और जब वो प्रतिनिधि उस क्षेत्र को जीत कर वहाँ खलीफा की वैधानिक स्वीकृति के साथ सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। तो आपको ये सुल्तान का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। 700 ईस्वी की शुरुआत में खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने का निर्देश दिया। तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तब सिंध का शासक दाहिर था, चाच का बेटा दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर काफ़ी तहस-नहस मचाई और काफ़ी धन वहाँ से इकट्ठा किया। तो हुआ ये था कि ये आक्रमण और ज़्यादा तीव्र क्यों नहीं हुए। 700 के बाद सीधा जो प्रभावशाली अरबी आक्रमण होता है वो 1000 ईस्वी में देखने को मिलता है, मोहम्मद गजनवी की अगुवाई में। तो ऐसा नहीं था कि आक्रमण रुक गए थे, छोटे मोटे आक्रमण होते रहे थे, क्योंकि सिंध के आगे ये गुर्जर प्रतिहारों का प्रभुत्व था और ये इतने सफल थे कि ये अरबी आक्रमणों को रोकने में सक्षम भी थे। तो आगे मूव ऑन करते हैं कि तुर्की आक्रमणों का जो प्रमुख चरण था वो 1000 ईस्वी से महमूद गजनवी की अगुवाई में शुरू होता है। तो महमूद गजनवी को देखने से पहले फिर से मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति समझ लेते हैं। जैसे 9वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सामानी साम्राज्य का उदय होता है। मध्य एशिया में सामानी साम्राज्य उदय होता है। तो उसका एक सामानी सूबेदार होता है, उसका तुर्क गुलाम होता है अल्पतगीन। वो जो तुर्क गुलाम था अल्पतगीन, उसने अपने सूबेदार की हत्या करके एक ठीक ठाक एरिया को कैप्चर करके वहाँ शासन करने लगा। तो इसके बाद उसका उत्तराधिकारी होता है प्रीतगीन। प्रीतगीन के बाद आता है सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठता है 977 ईस्वी में। तब मोहम्मद गजनवी खुरासान का शासक था, खुरासान पे वो शासन कर रहा था। तो सुबुक्तगीन ने उस छोटे से राज्य को, छोटे से जो भूभाग उसने जो कैप्चर किया था अल्पतगीन ने, उसे एक राज्य में तब्दील कर दिया था। बाद में इसी गजनी राज्य को साम्राज्य में तब्दील करने वाला शासक
मोहम्मद गजनवी होता है, तो देखेंगे कि इसके सुबुक्तगीन का बेटा मोहम्मद गजनवी 998 पे गद्दी पर बैठेगा। तो इसके बाद अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए ये 1000 ईस्वी से ही अपने भारत पर आक्रमण शुरू कर देता है। तो पहला आक्रमण ये 1000 ईस्वी में करता है। इसके बाद 1027 तक उसने कुल 17 आक्रमण किए, जिसमें 1025 में सोमनाथ का आक्रमण सबसे चर्चित रहा। तो इन आक्रमणों के परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि तुर्कियों को ये पता चल गया कि अब भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं बची है तथा न कोई सशक्त नेतृत्व का अभाव इन्हें देखने को मिला। तो अब ये आक्रमण और तीव्र होते जाएंगे। इसके बाद मोहम्मद गोरी आएगा। तो चलिए, मोहम्मद गोरी को देखने से पहले सबसे पहले मेंस का प्रश्न बनता है कि क्वेश्चन आ जाएगा 3 नंबर में महमूद गजनवी। तो उस पर 3 नंबर में आंसर कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि गजनी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अगले पॉइंट में लिखेंगे कि भारत पर 17 बार आक्रमण कोष्टक में 1000 से 1027 ईस्वी तक, जिसमें 1025 ईस्वी का सोमनाथ आक्रमण प्रमुख था। और इसकी मृत्यु लिख देंगे अपन, 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद अगले प्रश्न बनते हैं मेंस में कि तुर्की आक्रमण का उद्देश्य और प्रभाव लिखिए। ये नए सिलेबस के हिसाब से 11 नंबर में आ जाएगा। फिर उसके बाद ये भी आ सकता है कि तुर्की आक्रमण का प्रभाव या उद्देश्य पूछ लिया जाएगा। तो चलिए उन्हें देख लेते हैं। तुर्की आक्रमण के उद्देश्य व प्रभाव। तो सबसे पहले उद्देश्य हेडिंग डाल के लिखना है। तो इनका मूल उद्देश्य क्या था, मैंने पहले ही बताया था कि इनका मूल उद्देश्य था धन दौलत लूटना था एक, तो दूसरा धर्म का प्रचार प्रसार करना व साम्राज्य विस्तार करना इनके प्रमुख उद्देश्य थे। और इसमें एक और बात मैं बता दूं कि जैसे सबसे पहले ये याद रखना है कि सुल्तान की उपाधि सबसे पहले भारत में किसने धारण की थी, तो वो था महमूद गजनवी। तो ये सुल्तान की उपाधि धारण करने के लिए खलीफा से वैधानिक स्वीकृति लेते थे, और जो सिक्के जारी होते थे उन पर एक साइड खलीफा का और दूसरी साइड सुल्तान का चित्र छपता था। तो ये तो हो गई बात। अब आगे देख लेते हैं कि इसके प्रभाव, तुर्की आक्रमण के प्रभाव क्या रहे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि तुर्की आक्रमणों के फलस्वरूप हिंदू शासकों की दुर्बलता उजागर हुई तथा सशक्त केंद्र का अभाव देखने को मिला, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ। और दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि इन आक्रमणों के प्रभाव स्वरूप बड़ी मात्रा में जनधन की हानि हुई, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई तथा कला एवं संस्कृति को बड़ा ठेस पहुंचा। जैसे मथुरा, कन्नौज और सोमनाथ के मंदिरों को अस्त ध्वस्त करके क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद इन्हीं आक्रमणों के दौरान अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी जैसे विद्वान भारत आए, जिनकी रचनाओं के तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे इनने रचना लिखी थी उसके हिसाब से तब के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। तो आप पैटर्न देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने राजनीतिक कारण दिया कि सशक्त केंद्र का अभाव था। फिर उसके बाद हमने दिया आर्थिक कारण, फिर उसके बाद धार्मिक सांस्कृतिक कारण, फिर उसके बाद एक पॉजिटिव पॉइंट दिया। ये सारे नेगेटिव पॉइंट थे। और पॉजिटिव क्या हुआ कि हमें इन विद्वानों के माध्यम से तत्कालीन इतिहास को जानने के लिए सहायता मिली। तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को इसके हर एस्पेक्ट को टच करना होगा, जैसे आर्थिक कारण, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कारण, ये सारे पॉइंट को आपको कवर करना होगा ताकि आपको मेंस में आंसर में जो नंबर मिलने की संभावना बढ़ सके। तो चलिए आगे देख लेते हैं मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी को देखने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं ये गौरियों का उदय कैसे होता है। तो गौरी लोग क्या थे, गजनियों के मताहत होते थे। मताहत मीन्स जैसे
राजपूतों में सामंतवादी प्रथा थी, तो राजपूतों के जैसे सामंत होते थे उसी तरीके से गौरियों के मताहत होते थे। तो महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उनके जो भाई थे उनने गौरियों पर काफ़ी अत्याचार किया। तो इससे बाद में उनने गजनी साम्राज्य का तख्ता पलट करके गौरी साम्राज्य की नींव रखी, जिसमें सबसे महत्वाकांक्षी शासक मोहम्मद गौरी हुआ। तो चलिए देख लेते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण, सबसे पहले इसने मुल्तान पर आक्रमण किया जो था 1175 में। उसके बाद इसने पाटन गुजरात पर भी आक्रमण किया। तब गुजरात पाटन का जो शासक था उसका नाम था भीमज्योति। इसने गौरी को बुरी तरह पराजित किया। तो ऐसे करके शुरुआती इसे काफ़ी असफलताएं झेलनी पड़ी गौरी को। उसके बाद इसने तराइन के द्वितीय युद्ध में तथा चंदावर के युद्ध में विजय के पश्चात तुर्की साम्राज्य की नींव रखी भारत में। तो चलिए देख लेते हैं मोहम्मद गौरी के ऊपर 3 नंबर में अगर प्रश्न आता है तो कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देना है कि गौरी साम्राज्य का सबसे महत्वाकांक्षी शासक था। तराइन द्वितीय तथा चंदावर के युद्ध में विजय के पश्चात भारत में तुर्की शासन स्थापित किया। इस तरह से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन को डील करना है। तो इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मद गौरी का आक्रमण और प्रभाव। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये 11 नंबर में आ सकता है। या पूछ लिया जाए राजपूतों के पतन का कारण, तो जो गौरी के आक्रमण और प्रभाव या सफलता के कारण था, अगर उसका अपोजिट कर दिया जाए तो वही राजपूतों के पतन का भी कारण था। तो उसे देख लेते हैं। थोड़ा अपने विवेक के अनुसार थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा आपको। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है राजपूतों के पतन के कारण, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कारण क्या थे। सबसे पहले राजनीतिक कारण देख लेते हैं कि हिंदू शासकों का आपस में खराब सामंजस्य तथा विकेंद्रीकृत शासन, संयुक्त मोर्चे एवं गुप्तचर व्यवस्था का अभाव भी मुख्य कारणों में से एक है। मतलब राजपूतों की गुप्तचर व्यवस्था एकदम फैल थी और ना कोई सशक्त केंद्र था, सामंतों में बटा हुआ था। तो एक सशक्त केंद्र या सेना नहीं होने के कारण ये राजनीतिक कारण बनता है। उसके बाद आर्थिक कारण देख लेते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था में उच्च पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण पर्याप्त राजकोष का अभाव, जिससे कुशल सेना का अभाव देखने को मिलता है। आइए अब सामाजिक कारण भी देख लेते हैं। तो सामाजिक कारण में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, जो कि जैसे केवल क्षत्रियों को ही शस्त्र उठाने का अधिकार था। तो इस कारण से जो कुशल सेना इकट्ठी नहीं हो पाती थी। मान लो अगर कोई सूत पुत्र है, वो अगर शस्त्र चलाने में पारंगत है, तो उसे सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अगर वो सेना में भर्ती होता तो सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती थी। तो इसलिए ये सामाजिक कारण हुआ। तो देख लेते हैं कि जाति एवं वर्ण व्यवस्था के कारण एक कुशल सेना का एकीकरण न हो सका, जबकि तुर्की सैनिक इस्लाम धर्म के एक ही सूत्र में बंधे हुए थे। तो जो तुर्की थे उनका केवल एक ही धर्म था, इस्लाम, तो ना कोई भेदभाव था उनमें। तो इसलिए उनकी सेना सशक्त रही। अगर यही क्वेश्चन, ये मैं बता रहा हूँ, राजपूतों के पतन की पराजय के कारण क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे लिखना है। अगर मोहम्मद गौरी की विजय के कारण पूछा जाए तो आपको जो पीछे वाला पॉइंट है वो आगे लिख देना है। जैसे तुर्की सैनिकों में इस्लाम धर्म, तुर्की सैनिकों में धार्मिक मतभेद नहीं था, क्योंकि वे इस्लाम धर्म को मान्यता देते थे। वहीं अगर राजपूतों की बात करें तो इनमें जाति व्यवस्था प्रचलित थी, जिसके कारण एक कुशल सेना का एकीकृत ना हो सका। ऐसे अपन थोड़ा मैनिपुलेट करके क्वेश्चन के हिसाब से अपन डील कर सकते हैं। फिर इसके बाद धार्मिक कारण देख लेते हैं कि धार्मिक कारण में राजपूत आस्थावादी तथा नियतिवादी थे, जबकि इसके विपरीत जो तुर्की थे वो कर्मवादी थे। मतलब जो
राजपूत लोग थे वो विश्वास और अपने भाग्य पर भरोसा रखते थे, लेकिन तुर्की कर्म में विश्वास रखते थे। वहीं अगर सामंतवाद के बारे में मैं कहूँ, अगर पूछा जाए कि राजपूतों के पतन के दो प्रमुख कारण बताइए, तो अगर सामंतवाद को एक कारण बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामंतवाद राजपूतों के पतन के एक महत्वपूर्ण कारण में से एक है। तो देख लेते हैं कि सामंतवाद के कारण केंद्र में सशक्त सेना का अभाव था। जैसे जो राजपूत साम्राज्य था उनका, पृथ्वीराज चौहान, जो पूरा राजस्थान वाला एरिया, तो उनमें क्या है, प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों का प्रमुख होते थे सामंत। तो मान लो पड़ोसी सामंतों में विवाद है, तो उसके कारण सेनाओं में मतभेद था, सेनाओं में कमज़ोर सामंजस्य होता था। अगर मान लो युद्ध में जाते हैं तो केवल जो सेना थी अपने सामंत की बात सुनती थी, तो कोई एक केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं था। तो ये एक कारण बना राजपूतों के हार का। तो देख लेते हैं कि सामंतवाद के कारण केंद्र में सशक्त सेना का अभाव रहा, सैनिकों का आपस में सामंजस्य कमज़ोर था, जिसके परिणाम स्वरूप कुशल सेना का नेतृत्व का अभाव देखने को मिलता है। तो इसके बाद जैसे कि देख पा रहे हैं कि प्रभाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हम आखिरी में ये भी देखेंगे कि अगर ये 11 नंबर में आता है तो इसे कैसे डील करेंगे मेंस में, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले प्रभाव देख लेते हैं। प्रभाव में लिख सकते हैं, तराइन और चंदावर के युद्धों के बाद भारत में तुर्की सत्ता स्थापित हुई। तराइन के युद्ध तो आपको पता ही होगा कि 1191 और 92 में प्रथम और द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी ने लड़ा था, जिसमें पहले युद्ध में हार हुई थी। दूसरे जो तराइन का द्वितीय युद्ध है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे, क्योंकि अगर मेंस में पूछा जाएगा तो तराइन का द्वितीय युद्ध ही पूछा जा सकता है। और देख लेते हैं, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में जयचंद के विरुद्ध। ये जयचंद वही है जिसमें एक कहानी प्रचलित है पृथ्वीराज चौहान की, कि इन्होंने जयचंद की बेटी को स्वयंवर से उठा के लाए थे, ऐसा कुछ। तो तभी से जयचंद ने इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इतिहासकारों के बीच काफ़ी मतभेद हैं इसे लेकर, लेकिन ये सच है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की सहायता करने से इनकार कर दिया था। तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि सामंतवाद का अंत कर पुनः अति केंद्रीय सत्ता स्थापित हुई। जैसे दिल्ली सल्तनत का उदय होता है तो अपन देखते हैं कि एक सशक्त केंद्र स्थापित होता है दिल्ली के तख्त पर। फिर उसके बाद भारतीय जो त्राबियत शैली थी और जो तुर्की आर्कूट शैली थी, उसे मिलाकर एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। इसके बाद कई क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। देन भारत में जाति प्रथा के अस्पष्टता के बंधन ढीले हुए। जाति प्रथा मतलब जैसे पहले जब हिंदू शासक थे तब जाति प्रथा को वरीयता दी जाती थी, लेकिन इस्लाम धर्म के बाद ये बंधन थोड़े कमज़ोर हुए। फिर उसके बाद सैन्य, वस्त्र, कृषि आदि क्षेत्र में तकनीकी विकास हुए। जो तुर्की लोग थे वो अपने साथ सैन्य, क्योंकि उनकी सैन्य शक्ति थी, जो सैन्य उनका संगठन था वो काफ़ी तकनीकी रूप से सक्षम था। और वस्त्र और कृषि की जो टेक्नोलॉजी थी मध्य एशिया की, वो भी भारत आई। इन लोगों के साथ जो सैन्य, वस्त्र और कृषि की टेक्नोलॉजी थी वो भारत में आई, जिससे भारत की टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ। तो ये तो बात हो गई ये प्रश्न की। अब मान लो मेंस में कैसे आ सकता है ये। अगर मान लो 11 नंबर में आ जाता है, 11 नंबर में आपको 200 वर्ड लिखने हैं, मीन्स आपको 2 पेज में ये आंसर डील करना है। एक पेज में 24 लाइनें होती हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे देख रहे होंगे कि सबसे पहले आपको उद्देश्य लिखना है। तुर्की आक्रमण के उद्देश्य क्या थे, या मोहम्मद गोरी के आक्रमण के उद्देश्य क्या थे। तो उद्देश्य में लिख देंगे धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। फिर इसके बाद कारण लिखेंगे। कारण में हेडिंग लाइन सामाजिक आर्थिक। ये आपके आधे से ज़्यादा पेज में ये जाएगा। फिर अगले
अगले आधे पेज तक जाएगा कारण। फिर उसके बाद आप प्रभाव लिख के निष्कर्ष दे के ख़त्म कर सकते हैं, और थोड़ा शुरुआत में इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद 5 नंबर में प्रश्न बन सकते हैं, या तो आपको प्रभाव पूछ लेगा, प्रभाव, या कारण पूछेगा। तो कारण पूछे तब भी आपको 10 से 12 लाइन लिखनी है ना, उसमें आपको थोड़ा सा 1 लाइन का इंट्रो दो, फिर उसके प्रभाव लिख के प्रभाव निम्नलिखित हैं करके पॉइंट वाइज आपको प्रभाव लिख देना है। वैसे ही आपको कारण लिखना है। कारण में आपको ऐसे जो राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण हेडिंग डाल के नहीं लिखना है, बल्कि उनके जो अंदर ये मैंने बताया है जो बिंदु हैं उन्हें, जैसे राजनीतिक कारण है उसमें हिंदू शासकों का आपस में खराब सामंजस्य तथा विकेंद्रीकृत शासन और संयुक्त मोर्चे एवं गुप्तचर व्यवस्था, ऐसे करके 1 लाइन में आपको राजनीतिक कारण लिख देना है। फिर दूसरे पॉइंट में आपको एक ही साथ आर्थिक कारण। इस तरीके से आप 10 से 12 लाइन में उसे लिख सकते हैं। और आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में निष्कर्ष देने से बचना होगा, क्योंकि वो 5 नंबर के क्वेश्चन अभी शब्द जो वर्ड लिमिट है उनकी वो भी कम कर दी है, 50 शब्द। तो 50 शब्द में वो चाहेंगे कि सटीक आंसर दिया जाए, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। चलिए आप आगे देख लेते हैं। देखो, पानीपत का द्वितीय युद्ध बताने से पहले सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो खलीफा की उपाधि थी वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 में समाप्त कर दी जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? ये ब्रिटिशर्स के दबाव में आकर उसने ये पदवी समाप्त करनी पड़ी, तो ये अलग कहानी है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आ जाती है, उसे इससे अलग रखते हैं। तो ये प्रीलिम्स फैक्ट था, इसलिए मैंने बता दिया। आगे देख लेते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में या तो 3 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आएगा। 3 नंबर में आने की ज़्यादा संभावना है, तो 3 नंबर में आए तो इस बार आपको केवल 10 वर्ड में, मतलब 2 लाइन में आपको ये डील करना है। तो 2 लाइन में आप क्या लिख सकते हैं? तो आपको लिखना है कि एक तो लोकेशन बता दो आप कि तराइन युद्ध क्षेत्र वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले और थानेश्वर के मध्य स्थित है। तो आप केवल इतना लिखिए कि तराइन युद्ध क्षेत्र वर्तमान में हरियाणा में स्थित है, जहां 1192 में पृथ्वीराज और गौरी के मध्य तराइन द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें गौरी की विजय हुई। तो ऐसे करके आप 3 नंबर का आंसर डील कर सकते हैं। चलिए अब आखिरी में अपन प्रीलिम्स फैक्ट देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले पहला सफल अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया, ये अपन देख चुके हैं पहले ही। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का शासक चाच का बेटा दाहिर था। देन उसके बाद भारत में सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि महमूद गजनवी ने धारण की, तथा गजनी का शासक बनने से पहले महमूद गजनवी खुरासान का शासक था। देन उसके बाद देख लेते हैं कि 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पाटन गुजरात अभियान के समय वहाँ का शासक भीम द्वितीय था। तो यहाँ होता अपना वीडियो समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें अपन गुलाम वंश के बारे में जानेंगे कि गुलाम वंश में क्या इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक के रूप में कहा जा सकता है, या और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि रजिया के एक योग्य शासिका के रूप में टिप्पणी कीजिए। ऐसे कुछ क्वेश्चन है, वो अगले वीडियो में डील करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।